हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिक्सिजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप भी 6 महीने की करंट अफेयर पूरी देखना चाहते हैं, जनवरी से लेकर जून तक 2024 की, वो मैंने इस चौथे पार्ट में बिल्कुल ख़त्म कर दी है। बचे-कुचे जितने भी क्वेश्चन थे, वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना। चारों पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी 6 माह की अर्धवार्षिक करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, चिनाब जो नदी है, उस पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह जो पुल है दोस्तों, ये जो एफिल टावर है फ्रांस में, उससे भी ऊंचा पुल है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रेलवे अधिकारी ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत पहली ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊंचा बना यह पुल नदी का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। चिनाब रेल पुल के निर्माण में कुल 30,000 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन और परियोजना का उद्घाटन किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन और परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित और पीवी प्रणाली है। 12.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र से प्रति माह बिजली बिल में 30 लाख रुपए की बचत होगी। असम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। असम की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को की गई है। इसकी राजधानी दिसपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो असम का मैप। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो ये दोस्तों ये आपका 19 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सिकल सेल रोग यानी कि SCD शॉर्ट फॉर्म में के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2024 में जो उसकी थीम थी, प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक सिकल सेल देखभाल और उपचार को आगे बढ़ाना। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पहली बार 19 जून 2009 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लीजी जिया BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपका किस देश के खिलाड़ी है? ये आपके मलेशिया देश के खिलाड़ी है जिन्होंने यह चैंपियन जीती है। डिटेल में जान लेते हैं। सिडनी में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मलेशिया के लीजी जिया ने जापान के नाराओका कोडाई को हराकर सीजन का अपना दूसरा खिताब जीता है। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जो उसका संस्करण था 33वां संस्करण था, आयोजन स्थल सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। पुरुष एकल लीजी जिया मलेशिया जिन्होंने यह जीता है, और महिला एकल में आया ओहारी जापान के, इन्होंने यह एकल में जीता है महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका अलास्का अमेरिका में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वायुसेना के एइसलंस एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया है। यह एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जो एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स और रॉयल
नीदरलैंड एयरफोर्स, साथ में जर्मन लुफ्टाफे और यूएसए एयरफोर्स ने भाग लिया है। यहाँ पे आप अलास्का की ये लोकेशन देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, और आप इस तरह जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर ये हो जाएगा अलास्का। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम से सबसे अधिक लोगों की भागीदारी के लिए अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने इसमें रिकॉर्ड दर्ज कराया है। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 2140 स्थानों पर आयोजित सबसे बड़े सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम के आयोजन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान पाकर एक मुकाम हासिल किया, जिसमें 40,19,516 लोगों ने भाग लिया था। 26 फरवरी 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में रेलवे के कई बुनियादी ढांचे में जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसमें रेलवे पुलों का ऊपर नीचे सड़क और नए रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी गई थी, जिसने राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक सेवा पहलों में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? दोस्तों ये आपका भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स इस साल अगस्त में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करके इतिहास रचने जा रही है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला चरण अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिण भारत में शुरू होगा। उसके बाद दूसरा चरण अगस्त के अंत में सितंबर के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर गणना में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग के लिए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आपका चेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीनी वैज्ञानिकों ने सौर मंडल की गणना गतिशीलता में एक नए पैटर्न की पहचान करने के लिए चेज उपग्रह का उपयोग किया है। इसका मुख्य लक्ष्य सूर्य की चुंबकीय गतिविधि और उसके वायुमंडल के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके सूर्य के काम करने के लिए तरीके के बारे में अधिक जानने की मदद करना है। चेज की जो फुल फॉर्म है चाइनीज ए अल्फा सोलर एक्सप्लोर। चीन जो है दोस्तों एक एशिया का देश है। राजधानी इसकी बीजिंग हो जाएगी और मुद्रा रेनमिनबी हो जाएंगे और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में किया जाएगा, बर्गेन स्टॉक जगह पर। डिटेल में जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर ने यूक्रेन संकट पर शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में आयोजित किया गया है। इस दौरान दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन में शांति लाने के प्रयासों पर चर्चा की। यह सम्मेलन 4 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद हुआ है और इसकी मेजबानी स्विस राष्ट्रपति वियोला एम हर्ड ने की थी। शिखर सम्मेलन में 92 देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कंबोडिया की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी अंकोर एयर ने नोम पेन है और भारत के किस शहर के बीच अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं। भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। कंबोडिया की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी अंकोर एयर ने नोम पेन है और नई दिल्ली के बीच अपनी पहली सीधी उड़ान शुरू की है। इस उड़ान सेवा का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेत साउन और कंबोडिया के भारत के राजदूत देवयानी खोब्रागडे ने किया है। कंबोडिया जो है दोस्तों एक एशिया का देश हो जाएगा, जो उसकी राजधानी है नाम पेन हो जाएगी और यहाँ की जो मुद्रा है कंबोडियन रील हो जाएगी और प्रधानमंत्री का नाम है हुन मेनेट। यहाँ पर आप कंबोडिया की स्थिति देख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्यारा भारत और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ये हो जाएगा कंबोडिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एडवेंचर्स ऑफ एम्मा एंड फाइनेंस ए होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये आपका आलिया भट्ट द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप आलिया भट्ट की फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने द एडवेंचर ऑफ ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम शीर्षक वाली बच्चों की पुस्तक का विमोचन किया है। यह किताब उनके किड्स वियर ब्रांड ए मम्मा से प्रेरित है, जिसमें तन्वी भट्ट की तस्वीर है।
इस बुक्स का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी में प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये आपके कहाँ के थे? उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं दोस्तों। डिटेल में जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे जो जून 1980, अप्रैल 1982 और अप्रैल 1988 में चुने गए थे। भंडारे को 21 अगस्त 2007 में रामेश्वर ठाकुर के बाद ओडिशा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नदी महोत्सव 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका केरल के कोझिकोड में आयोजित किया जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। केरल के कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्हाइट वाटर काइंग चैंपियनशिप शामिल होगी। यह केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में थोसाहारगिरी चाली पूजा और इरुवाझिनीजी पूजा सहित कई नदियों में व्हाइट वाटर काइंग के रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर में प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं। केरल की जो दोस्तों स्थापना है 1 नवंबर 1956 में की गई है। राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। मुख्यमंत्री पिनाराई हो जाएंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगी। यहाँ पर आप मैप में इनकी फोटो देख सकते हो केरल की। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत के किस राज्य में मिशन निश्चय लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपका पंजाब में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी डिटेल में जान लेते हैं। पंजाब पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों के साथ मिलकर पंजाब के फाजिलाका में जिले में मिशन निश्चय शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्र करना और मादक पदार्थों में संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों में स्थानीय समुदाय को शामिल किया गया है। यह सीमा के निकट महत्वपूर्ण क्षेत्रों और ऐतिहासिक रूप से मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन डीप सी मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो ये आपका 6ठे स्थान पर आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों पानी में देख सकते हैं पनडुब्बी है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत विश्व स्तर पर अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला है। 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना, मत्स्यान 6000 पनडुब्बी जैसी विदेशी तकनीक विकसित करना और टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना है। टॉप 5 देश जो इसमें यूएसए, रशिया, चीन, फ्रांस और जापान हो जाएंगे और बाद में 6ठे नंबर पर आ जाएगा आपका प्यारा देश भारत। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा दोस्तों स्थान रहा है? तो दोस्तों इसका स्थान है 63वां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते दोस्तों इनके बारे में। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में से भारत के 63वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 में भारत 67वें स्थान पर रहा था। स्वीडन पिछले साल भी इस तरह शीर्ष पर रहा है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पर रहा है। शीर्ष जो 3 देश हैं, पहले पर स्वीडन हो जाएगा, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर फिनलैंड हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ETI विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा विकसित ऊर्जा सूचकांक है, जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक परिवर्तन को मापता है। विश्व आर्थिक संघ मंच इसकी जो स्थापना है 1971 में की गई है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा और जो इसके अध्यक्ष हैं वो क्लास सरवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 22 जून को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य जो होता है इसका वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। वर्ष 2024 में जो इसकी थीम थी, हमारे वर्ष वनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। पहला विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला
जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण है और प्रजनन केंद्र है। यह केंद्र लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्त प्राय सूची में दर्ज है। केंद्र का लक्ष्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उनकी आबादी बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 में की गई है। राजधानी लखनऊ हो जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो यूपी का नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत की पुरुष और महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया है? तो ये आपका वैशाली सेरेवी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के जो मुख्य कोच बने रग्बी के वो हो जाएंगे वैशाली सेरेवी। विश्व रग्बी हॉल ऑफ फेम में शामिल वैशाली सेरेवी को भारत की पुरुष और महिला रग्बी मतलब कि दोनों को 75 टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है। मतलब कि इनसे भी अलग टीमें हैं। उन्होंने 1991 और 1999 और 2003 में रग्बी वर्ल्ड कप में फिजी का प्रतिनिधित्व किया था। किंग ऑफ सेवेंस कहलाए जाने वाले सेरेवी ओलंपिक में रग्बी सेवेंस को शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष विश्व रग्बी के सलाहकार भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरमा पाड़ी को किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर सुरमा पाड़ी ने उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वे प्रमिला मलिक के बाद विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बन गई है। उन्होंने 2004 और 2009 तक उड़ीसा में बीजेड या फिर बीजेपी गठबंधन सरकार में सहकारिता विभाग में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1936 को की गई है। राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जो है मोहन चरण मांझी हो जाएंगे और राज्यपाल रघुबर दास जी हो जाएंगे। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो उड़ीसा का नक्शा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी संगठन किस देश द्वारा घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये आपको कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। कनाडा ने ईरान के सशस्त्र बलों की एक शाखा ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। कनाडा में शीर्ष IRGC सदस्यों की सहित ईरानी अधिकारियों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। IRGC को बहरीन, सऊदी अरब, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। IRGC क्या है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉमर्स की स्थापना 40 साल पहले देश की इस्लामिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए नियमित सशस्त्र बलों को जवाब देने के लिए की गई थी। कनाडा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का देश हो जाएगा। राजधानी ओटावा हो जाएगी। मुद्रा जो है कनाडाई डॉलर हो जाएगी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन अवगियान मेमोरियल 2024 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये दोस्तों आपका अर्जुन एरेगेसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने आर्मेनिया के जुर्मक में स्टीफन अवगियान मेमोरियल 2024 का खिताब जीता है। 20 वर्षीय एरेगेसी ने 8वें दौर में रूस के ग्रैंड मास्टर वोलोदार मुर्जिन को हराया है। जीत से अर्जुन लाइव रेटिंग में अपने करियर के सर्वोच्च चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये JP नड्डा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। JP नड्डा जी की आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो दोस्तों। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में भाजपा प्रमुख JP नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।
जेपी नड्डा पहले 2014 से 19 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य में प्राप्त हुई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज प्राप्त हुई है सबसे ज़्यादा। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को 12,648 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से सबसे अधिक 6,492 उत्तर प्रदेश से है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधियों की श्रेणी में सबसे अधिक 3,567 शिकायतें गरिमा के आधार अलावा उत्पीड़न शामिल है। श्रेणी में प्राप्त हुए इनमें घरेलू हिंसा के 3 राज्य सबसे ऊपर हैं। पहले पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें 6,492 केस पड़े हैं, दिल्ली में 1,119 और महाराष्ट्र में 764। पहले पर है आपका यूपी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर पर है। डिटेल में जान लेते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर दिन 664 बच्चों की मौत होती है। PM 2.5 नामक वायु में पाए जाने वाले महीन कण भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा के कई गुना अधिक है, जो इन्हें बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक शहर बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस उच्च न्यायालय में सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर यानी कि हिजड़ों के लिए व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है? मतलब किन्नर जो होते हैं दोस्तों, अबजा जो है, जो सरकारी नौकरी होती है उनमें सरकार ने 1% आरक्षण दिया है। तो एक कौन सी सरकार ने दिया है, कहाँ पर? कलकत्ता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है अब आप इसको, जो किन्नर होते हैं उनको 1% नौकरी का आरक्षण मिल चुका है। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल भारत सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह आदेश ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया है, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट और 2014 में और टेट 2022 में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें काउंसलिंग या फिर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका भर्तृहरि मेहताब को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। भर्तृहरि मेहताब ओडिशा के कटक से सांसद है। अब भर्तृहरि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 21 जून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को संगीत का आनंद लेने और स्वयं संगीत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1982 में फ्रांस से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में डबल सन हेलो नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना दिखी है? तो ये आपका लद्दाख में दिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक दुर्लभ डबल सन हेलो देखा गया है। यह दुर्लभ प्रकाशीय घटना है जिसमें सूर्य के चारों ओर 2 सकेंद्रीय विलय दिखाई देती है। यह तब होता है जब सूर्य की रोशनी सिरस बादलों में लटके बर्फ के क्रिस्टलों से प्रभावित होती है, जिससे यह चमकदार दृश्य प्रभाव पैदा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तरह के यहाँ पर वो लपेटें दिखाई दे रही है सूर्य की। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपका उड़ीसा के कोरापुट में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं।
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का अमृत महोत्सव 75वां अधिवेशन इस वर्ष 23 से 24 जून तक उड़ीसा के कोरापुट में आयोजित होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर R.S. सराजू होंगे। इस अधिवेशन में सभापति केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी भी होंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी और इसके प्रारंभिक सभापतियों में पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी भी शामिल है। किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है आपके मार्क रूटे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ये नाटो के मुख्य रूप से जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 2014 से पदभार ग्रहण करने के 10 साल बाद 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। स्टोल्टेनबर्ग के पदभार ग्रहण करने के बाद से 4 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया और फिनलैंड और स्वीडन। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटेल में थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे नाटो की जो हिंदी में फुल फॉर्म होती है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। इसमें जो सदस्य हैं 32 देश इसमें सदस्य हैं और जो नए देश हैं दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड बने हैं 2023 में और स्वीडन आपका 2024 में बना है। अगला क्वेश्चन है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग इंटरनेशनल योगा डे 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका 21 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 10वां संस्करण था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के जरिए स्वस्थ और निरोगी जीवन के प्रति जागरूक करना है। जो इसकी थीम थी होगी बार 2024 में स्वयं और समाज के लिए योग। पहली बार जो है योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी इसकी मत करना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय अंचर ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आपका थियो जेम्स को किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। जेम्स 2016 से अंचार का समर्थन कर रहे हैं और शरणार्थियों के शरण में चाहने वालों में से मिलने के लिए ग्रीस, फ्रांस और जॉर्डन की यात्रा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि अंचर UNCHR स्थापना जो इसकी है 14 दिसंबर 1950 में की गई है और जो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में हो जाएगा यानी कि जेनेवा में और जो इसके अध्यक्ष है फिलिपो ग्रांडी हो जाएंगे। अंचार की आप दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नई दिल्ली में सेना के अनुसंधान एवं रेफरल अस्पताल ने अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा खोली है जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। नए स्किन बैंक का उद्देश्य स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए केंद्रीकृत केंद्र के रूप में काम करना है जो देश भर के सैन्य चिकित्सा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट 2024 में पावर नूरमी गेम में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों नीरज चोपड़ा की फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पावर नूरमी गेम में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 8
85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल की है। जो 3 खिलाड़ी है सबसे ऊपर, पहले नंबर पर हो जाएंगे नीरज चोपड़ा जिन्होंने 85 मीटर भाला फेंका है, और सेकंड नंबर पर हो जाएंगे 84 मीटर टोनी केरेनन जो कि फिनलैंड के हैं, और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे आपके ओलिवर हेलेंडर जो कि फिनलैंड के हैं, इन्होंने 83 मीटर भाला फेंका है। इनको कांस्य पदक से दिया गया है। अगला पावन नूर्मी गेम्स जो है दोस्तों, पावन नूर्मी गेम एक वार्षिक ट्रैक और फील्ड मीट है जो फिनलैंड के तुर्की में पावन नूर्मी स्टेडियम में होती है। यह पहली बार 1957 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये आपका प्रहलाद जोशी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, कोई से भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में प्रहलाद जोशी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा MNRI मंत्री नियुक्त किया गया है। जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये आपका थाईलैंड बन गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। थाईलैंड समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया इकलौता देश बन गया है। इसके अलावा ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन चुका है। विवाह समानता विधेयक किसी भी लिंग के विवाहित साथियों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। थाईलैंड की जो स्थिति है दोस्तों देख लेते हैं। ये एक एशिया देश हो जाएगा और उसकी राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा थाई बात हो जाएगी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम है श्रेथा थाविसिन हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख सकते हो। ये है आपका भारत और यहाँ पर नीचे हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये आपका परमाणु संख्या हो जाएगा 172। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 थी, अब बढ़कर 2024 में 172 हो गई है, जिसमें यह दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में 6ठे स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडारों में रखे हैं। परमाणु हथियार रखने वाले शीर्ष 3 देश हैं। पहले पर है रूस, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर चीन। इनके पास, रूस के पास में कितने 4,380, अमेरिका के पास में 3,708 हो जाएंगे और चीन के पास में कुल 500 हो जाएंगे। 2019 में 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों की बाजार में हिस्सेदारी कितनी है? तो 3 देश है इसमें, अमेरिका, रूस और फ्रांस। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जान लेते हैं जो SIPRI होती है, इसकी फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हथियारों की गणना करके बताता है। स्थापना जो है इसकी 1966 को की गई थी। मुख्यालय आपका स्टॉकहोम स्वीडन में हो जाएगा और इसके निदेशक डैन स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में वैश्विक फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रेट ब्रांड वैल्यूएबल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया गया? तो आपका विराट कोहली को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं इस क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रेट में। डिटेल में जान लेते हैं। वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 2022 में उनके $176.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य से 30% की वृद्धि हुई है। कोहली की उल्लेखनीय ब्रांड वैल्यू ने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने $203.1 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है।
अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले ध्रुव अंतरिक्ष थाईबोल्ट उपग्रह को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका ध्रुव स्पेस हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसके द्वारा निर्मित किया गया है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हैदराबाद स्थित स्पेस टैंक कंपनी ध्रुव स्पेस ने थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 उपग्रहों के साथ अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 15,000 चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए हैं। इन उपग्रहों का नंबर 2022 में इसरो के PSLV C54 से लॉन्च किया गया था। थाईबोल्ट उपग्रह के प्रयुक्त पोलैंड एक नवीन स्टोर एंड फॉरवर्ड पोलैंड है, जिसका उपयोग सेंसर नोड्स और दूरस्थ ग्राउंड स्टेशनों से संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये आपका चिराग पासवान और रवनीत सिंह दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। पहले आप इनकी फोटो देख सकते हो यहाँ पर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मंत्रालय इस वर्ष 19 से 22 सितंबर तक वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम विश्व खाद्य भारत का आयोजन करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी कि ILC का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका जेनेवा में किया जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं पहले इसके बारे में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें 4,900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह हर साल जून में आयोजित किया जाता है, जिसमें संगठन 187 सदस्य देशों में त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल एक साथ शामिल होते हैं। यह ILO की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में की गई है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा और महानिदेशक गिलबर्ट F होगबो हो जाएंगे। और इसमें जो सदस्य देश है दोस्तों 187 है। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो आपका बेंगलोर कर्नाटक में किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं दोस्तों इनके बारे में। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बेंगलोर के एस व्यास विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष के लिए योग विषयकार एक सम्मेलन आयोजित किया है, जो उसकी विषय थीम थी स्वयं एवं समाज के लिए योग। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विषम परिस्थितियों एवं अंतरिक्ष वातावरण में योग के लाभों के खोज, अंतरिक्ष यात्रियों की सही सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपको 19 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है, जो इसका उद्देश्य होता है दुनिया भर में युद्धों और संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। वर्ष 2024 में जो इसकी थीम है, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पर हमले, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के पीड़ितों पर प्रभाव। 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को स्थापना की थी, मतलब कि पहली बार 2015 में मनाया गया था 19 जून को। अगला क्वेश्चन है, HR कंसल्टेंसी सर्विस मर्सर द्वारा जारी 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर हो जाएगा आपको मुंबई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुंबई महंगा शहर, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। HR कंसल्टेंसी मर्सर के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर बन गया है। इस सर्वेक्षण में मुंबई 2023 से 11 पायदान ऊपर चढ़कर
वैश्विक स्तर पर 136 स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में विश्व भर के 227 शहरों में जीवन यापन व्यय का आंकलन किया गया है। दिल्ली भी शीर्ष 200 में शामिल है और 164वें स्थान पर पहुंच गया है। एशिया में देखें तो मुंबई 21वें सबसे, जबकि दिल्ली 30वें स्थान पर है। दुनिया के शीर्ष 10 महंगे सबसे जो शहर हैं वो देख लेते हैं। पहले पर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जेनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नासाउ और लॉस एंजल्स। ये तो हो गए आपके 10 सबसे महंगे देश। और जो भारत के सबसे महंगे शहर है, पहले पर हो जाएगा मुंबई, जिसकी रैंकिंग 136 है 200 में से। दूसरे पर 164 नंबर पर हो जाएगा आपका दिल्ली। तीसरे पर चेन्नई, चौथे पर बेंगलोर और आपका हैदराबाद हो जाएगा 5वें नंबर पर। ये आपको याद रखना है कि किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपका कमल किशोर सोन को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में। कमल किशोर सोन ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ये झारखंड केंद्र के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी की जो दोस्तों स्थापना है वो 24 फरवरी 1952 में की गई है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और जो इसके मूल विभाग है मतलब नाम है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसका नाम हो जाएगा। और जो इसके जिम्मेदार मंत्री यानी कि हेड है भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में नासा के बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी थी आपका? ऑप्शन नंबर ए सुनीता विलियमसन बनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में समझते हैं इनके बारे में। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन चुकी है। यह उड़ान फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस वी रॉकेट से भरी गई है। स्टारलाइनर मिशन का उद्देश्य भविष्य के नासा अभियानों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और आवश्यक सामग्री को पृथ्वी की निचली कक्षा और उससे आगे तक ले जाना है। नासा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको शॉर्ट में नासा कह देते हैं। और इसका जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में हो जाएगा। और उसके प्रशासक है जो बिल नेल्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन चुकी है? तो ये आपका नवीडा बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपको। यहाँ पर आप नवीडा का लोगो देख सकते हो। डिटेल में समझते हैं। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी नवीडा एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है। शेयर में आई तेजी से नवीडा का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप उछलकर 3.11 ट्रिलियन लगभग 251 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वही एप्पल का मार्केट $3 ट्रिलियन यानी कि लगभग 250 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो दोनों में 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क हो गया, यानी कि जो ये है आपकी नवीडा कंपनी ये एप्पल को पछाड़कर पहले दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट $3.151 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है। नवीडा के भारत में 4 इंजीनियर डेवलपमेंट सेंटर है। ये सेंटर आपके हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलोर में स्थित है। नवीडा के बारे में समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। नवीडा का जो मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगा और जो इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1993 में की गई है। और इसके अध्यक्ष एवं सीईओ जेनसेन हुआंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका 5 जून को मनाया गया। नहीं, 5 जून को नहीं दोस्तों, 8 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महासागरों के महत्व को उजागर करना है और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2024 में थीम दोस्तों इसकी रही है नई गहराइयों को जगाना। दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, नई थीम जो भी थीम आती है उसको जरूर याद रखना है। दिवस की जो भी थीम है उसको जरूर याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है चीज़। साल 2009 में पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस के विलय को मंजूरी दिया है? यानी कि दो कंपनियां, एक ही कंपनी होगी, एक ही कंपनी होगी, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, यानी कि विलय कर दिया गया। तो ये किस किस के साथ में हुई? आपका विस्टारा के साथ में हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझ लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस समूहों में से एक के गठन की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मर्जर के बाद देश की दोनों प्रमुख एयरलाइनों का संयुक्त संचालन शुरू हो गया है। नवंबर 2022 में घोषित इस विलय में सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया की 25.1% जिम्मेदारी होगी, जिसे इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। विस्टारा टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 8 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 8 जून को ही दोस्तों विश्व समुद्र दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खतरनाक मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना है। जो इसकी थीम थी, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। यह दिवस पहली बार 8 जून 2000 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 किस राज्य के दो वेटलैंड्स नागी और नस्की को रामसर स्थल की साइट में लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये आपका बिहार का है ये। तो ये इनको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी को पक्षी अभ्यारण्यों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जुमई जिले में झांझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत और रामसर साइटों के मामलों में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्स के साथ टॉप पर है और मैक्सिको के 144 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रामसर साइट्स के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को ने 1971 में रामसर कन्वेंशन को शुरू किया था। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था, जहां पहला सम्मेलन हुआ था। रामसर साइट में ऐसे वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है जहां जमीन नम हो और वहां बारिश के समय पानी जमा हो जाता हो। रामसर साइट में शामिल होने पर उस जगह को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत ने किस देशों के साथ मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल संघ का निर्माण किया है? तो दोस्तों आपका जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, यानी कि तीनों ही देशों ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर दुनिया भर में दवा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए एक नए संघ का निर्माण किया है, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस गठबंधन का नाम बायोफार्मास्यूटिकल संघ रखा गया है। इसका उद्देश्य साथ मिलकर जैव औषधि क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। इस गठबंधन की उद्घाटन बैठक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित की जाएगी। अगला है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया? तो आपका मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों को करा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों। डिटेल में समझ लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में दो भारतीय मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर और गौतम अडानी 14वें स्थान पर शामिल है। दुनिया के शीर्ष में 15 बेहद अमीरों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की नेटवर्थ $100 अरब या उससे अधिक है। जो शीर्ष 3 है, पहले और दूसरे तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हो जाएंगे बोनार्ड अर्नल्ट और दूसरे नंबर पर हो जाएंगे जेफ बोजेस और तीसरे नंबर पर आपके एलन मस्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम यानी कि GWF लीडरशिप 2024 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपका इसरो को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय यूरोपीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को समक्ष करने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
GWF लीडरशिप अवार्ड उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने भूस्थानीय क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने नवाचार का प्रदर्शन किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि IN स्पेस, जिसकी स्थापना 2020 में की गई, इसका मुख्यालय आपका अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। उसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर पवन गोयनका हो जाएंगे, जो उसके CEO और MD है अतुल दिनकर राणे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका गुवाहाटी असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद का आयोजन किया गया है। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित एक नए कानून के अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द अवार्ड सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों आपका पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर D उपयुक्त तीनों को ही शामिल किया गया है। डिटेल में जान लेंगे इनके बारे में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को वैश्विक मान्यता दी गई है। इन साहित्यिक रचनाओं के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो आपका मनिका बत्रा ने बनाई है। ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस में दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो आपका गुरुग्राम में खोला गया, यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली में पड़ता है, दोनों में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति स्मिता भोई ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। उड़ीसा की प्रीत स्मिता भोई ने 2024 में IWF यानी कि विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं की 40 किलोग्राम कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीता है, जो शीर्ष 3 खिलाड़ी रही। पहले पर रही आपकी प्रीत स्मिता भोई, और दूसरे पर आपके ज्योत्सना सबर, और तीसरे पर आपकी फातिमा कोलकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है 2024 में? तो इसका सही जवाब आपका प्रियंका जारकी होली। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका सिंह जारकी होली कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोड़ी से जीती है। ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को 90,834 वोट से हराया है। इनके पिता सतीश जारकीहोली कर्नाटक सरकार में लोक निर्माण मंत्री है। क्लाउडिया शिनबान किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो यह दोस्तों आपका मैक्सिको की चुनी गई है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो और इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं हम। जलवायु वैज्ञानिक क्लाउडिया शिनबान मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। शिनबान देश के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली यहूदी नेता भी होंगी। ये पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का स्थान लेगी। मैक्सिको जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का देश हो जाएगा, और जो इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी हो जाएगी, और जो यहाँ की मुद्रा है मैक्सिकन पेसो हो जाएंगी। अब मैं आपको मैक्सिको की स्थिति बताता हूँ मैप के हिसाब से। अब ये हो गया दोस्तों आपका मैप, ये हो गया वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है आपका भारत और यहाँ पर है आपका मैक्सिको। ये आपको याद रखना है, इससे आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपका 64.2 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट जवाब हो जाएगा। इतने लोगों ने अब की बार मतदान किया है। भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़
महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या अभी G7 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी टीमें और 1.5 करोड़ मतदान एवं सुरक्षा कर्मी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यान लैंडर चांगी 6 ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग का इतिहास रच दिया? तो किसने रचा है इतिहास, किस देश ने? ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन ने यह इतिहास रचा है। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतार लिया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने घोषणा की है कि चांगी 6 लैंडर दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से में सफलतापूर्वक उतर गया है। 3 मई को लॉन्च किए गए इस मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र से दुर्लभ चट्टान और मिट्टी इकट्ठा करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, चीन जो है आपका एशिया का देश हो जाएगा और उसकी राजधानी बीजिंग हो जाएगी। यहाँ की जो मुद्रा है रोन बिन भी हो जाएगी और जो यहाँ की राष्ट्रपति है सी जिनपिंग हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा है वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में आपका ये हो गया आपका भारत और पड़ोस में हो गया आपका चीन। दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन के साथ हमने एक्स्ट्रा डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, आक्रामकता के शिकार मशहूर बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर है 4 जून को मनाया गया है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं किस प्रकार की। हर साल 2024 जून को आक्रामकता के शिकार मशहूर बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की स्थापना 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो आपका तेलंगाना की राजधानी बनाया गया हैदराबाद को। डिटेल में जान लेते हैं। बंटवारे के बाद 10 साल तक हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगी। 2014 के आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहेगी। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बन गया है। तो दोस्तों अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी होगा, आंध्र प्रदेश की नहीं होगा। आंध्र प्रदेश की होगी आपकी अमरावती। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका भारत का जो राज्य है तेलंगाना और ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पर अलग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो आपका 11.25 मिलियन डॉलर राशि की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ICC ने T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए कुल 11.25 मिलियन डॉलर की राशि की घोषणा की है। ICC पुरुष T20 विश्व कप के 90वें संस्करण में 20 टीमों के टूर्नामेंट के विजेताओं को कम से कम 2.45 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार राशि है। उपविजेता को कम से कम 1.28 मिलियन डॉलर मिलेंगे। ICC T20 विश्व कप 2024 की शुरुआत जो है दोस्तों 1 जून 2024 को हो गई थी। इसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में की जा रही है, संयुक्त रूप से कर रहे हैं। क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। इसकी जो स्थापना है 15 जून 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई यानी कि UAE में हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके ग्रेग बॉर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका PV सिद्धू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। PV सिद्धू ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के साथ अपने निवेश और ब्रांड एम्बेसडरशिप की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य बायोफोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का माध्यम से भारत में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को दूर करना है। IIM
अहमदाबाद के पूर्व छात्र प्रतीक रस्तोगी और ऐश्वर्या भटनागर द्वारा स्थापित ग्रेनेडे मुख्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स में ओपन 2024 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो इवेंट में भारतीय खिलाड़ी डीपी मनु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय एथलीट डीपी मनु ने चीनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। डीपी मनु ने भाला फेंक फाइनल में अपने आखिरी प्रयास को 81.58 मीटर की दूरी दर्ज की है और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में खेला जाएगा? तो दोस्तों ये आपका असम में खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने असम में कामरूप जिले के मराबिटा में एक नए IIM की स्थापना की है। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। असम राज्य ने बनाने जा रहे इस संस्थान का मार्गदर्शन IIM अहमदाबाद द्वारा किया जाएगा। देश भर में कुल 21 IIM है, जिसमें IIM शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र है। अब यहाँ पर असम की स्थिति देख सकते हो। जैसे स्थापना जो इसकी 26 जनवरी 1950 को की गई। इसकी राजधानी दिसपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। दोस्तों ये आपका असम जो कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है भारत के। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका दोस्तों विराट कोहली को क्या है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो विराट कोहली की। डिटेल में समझते हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और इन्हें ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 में भी चुना गया था। इन्होंने 27 वनडे में 24 पारियों के साथ 6 शतक और 8 अर्धशतक के साथ 72.47 की औसत और 99.13 की स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर था वह इसका 166 रन रहा था एक पारी में। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किया? तो ये आपका दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है। यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। कासा एयर स्पेस उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को गहनता में समर्थन देने वाले विशेषज्ञों को तैयार करके तथा चुनौतीपूर्ण नवीन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करेगा। एजेंसी का उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच साझा नीति और विकास कार्य को सुव्यवस्थित करना है। इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतारने की है। आप यहाँ पर देख सकते हो दक्षिण कोरिया की स्थिति। ये तो हो गया आपका प्यारा देश भारत और ये होगा आपका यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, यानी कि दक्षिण। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों एक ही जगह पर है। साउथ कोरिया भी यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा 2023 में भारत को कितना संपूर्ण ऋण प्रदान किया गया है? तो ये आपका दोस्तों 2.6 बिलियन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत को 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान दिया है। 2023 में ADB द्वारा समर्थित ऋणों का उपयोग शहरी विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने, औद्योगिक पर्वतमाला के विकास पर समर्थन करने के लिए किया गया है। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, जो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई है। इसका मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में हो जाएगा और जो इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा हो जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर मनीला मतलब कि फिलीपींस की स्थिति बता देता हूँ मैप के थ्रू कहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हो गया आपका भारत और यहाँ से आप चलेंगे पूर्व क्षेत्र में, ये हो गया आपका फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका विजय भारती सयानी को किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा के 3 साल के कार्यकाल के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद छोड़ने के साथ केंद्र ने विजय भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो की स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली भारत में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा बैंक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटल एजेंस वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये आपका दोस्तों आरबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला इसका डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। भारतीय स्टेट बैंक के शेयर बीएसई पर 899.55 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, क्योंकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए की पार कर गया है। यह उपलब्धि को हासिल करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस और आईसीसी बैंक की श्रेणी में शामिल हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है दोस्तों 1 जुलाई 1955 में की गई है और उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन 20 वर्षों में दोबारा संसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष होंगे? तो ये आपका ओम बिरला के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 41,139 मतों के साथ शानदार अंतर में बिरला 20 वर्षों में संसद के निचले सदन में दोबारा चुने जाने वाले पहले पीठासीन अधिकारी बन गए हैं। 2019 में कोटा में भाजपा के लोकसभा सदस्य ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया था। निचले सदन में पुनः निर्वाचित होने वाले अंतिम लोकसभा अध्यक्ष और पीए संगमा थे, जिन्होंने 1996 से 98 तक 11वीं लोकसभा के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आपका मालदीव ने की है। यहाँ पर आप इनके राष्ट्रपति की फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। मालदीव ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट वाले पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मौजू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प किया है। मालदीव जो है दोस्तों एशिया का देश हो जाएगा। इसकी राजधानी माले हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया हो जाएगा और इसके राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मोइजू। आप यहाँ पर इनके फ्लैग का फोटो देख सकते हो। डिटेल में इनके लोकेशन जान लेते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका यहाँ पर भारत, ये हो गया श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत इनसे जो दक्षिण क्षेत्र यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो जाएगा आपका मालदीव। जून 2024 में भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो दोस्तों सभी को पता है नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री जी की फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं अन्य फैक्ट इनके बारे में। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे नेता होंगे जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। शपथ समारोह में 9 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने अकेले 240 सीट पर जीत हासिल की थी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। वह भारत की आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपका वेलियन सुबैया को किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो दोस्तों। डिटेल में समझ लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया यानी कि TII के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष वेलियन सुबैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। सुबैया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय है। इससे पहले यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति और उदय कोटक और किरण मजूमदार शो को दिया जा चुका है। EY पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 एक वैश्विक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कदम बढ़ाते हैं और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2024 में सरबजोत सिंह ने 10
मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF के विश्व कप एक प्रतिष्ठित शूटिंग टूर्नामेंट में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया गया है। भारतीय निशानेबाज सौरभजीत सिंह ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। सरबजोत सिंह का ISSF विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इसमें जो 3 पुरुष खिलाड़ी जो शीर्ष पर है, पहले पर हो जाएंगे सरबजोत सिंह जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, दूसरे पर स्वाई हांग बू चीन के जिन्होंने रजत पदक जीता है, और तीसरे हैं रॉबिन वाल्टर जो कि जर्मनी के जिन्होंने 3rd कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये आपका एगा स्वेटिक ने जीता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट की वीडियो, बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है इस 10 मिनट की वीडियो में। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल के फाइनल में 20 नंबर की पोलैंड की एगा स्वेटिक ने 12वीं वरीयता प्राप्त इटली की जास्मीन पाओलेने को हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उनका चौथा फ्रेंच ओपन खिताब है। इन्होंने 2020, 2022 और 2023 में चैंपियन बनी थी। ये 2007-9 में जस्टिस हेनिन के बाद लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है किसे PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका समीर बंसल को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। समीर बंसल पूर्व MD और CEO आशीष श्रीवास्तव की जगह लेंगे। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस पंजाब नेशनल बैंक की जीवन बीमा शाखा है। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के बारे में जानकारी है। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी में से एक है। इसकी स्थापना 2001 में की गई है और इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 तीरंदाजी एशिया कप 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका कुमुद सैनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। कुमुद सैनी ने दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 के तीसरे चरण में भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में कुमुद ने दक्षिण कोरिया यार्क येरिन को 143 और 140 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों, स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA के 69वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये आपका फिलेमोन यांग को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNG के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को 69वें UNGA के सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिलेमोन यांग 78वें UNG सत्र के अध्यक्ष त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी का स्थान लेंगे। 69वां UNGA सत्र 10 सितंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू हुआ है। 69वें सत्र का विषय विविधता, एकता, शांति की उन्नति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानव सम्मान, मतलब ये इसकी थीम थी। आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जून 2024 में किस देश को भारतीय सहायता से निर्मित 900 मेगावाट की अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना की मुख्य सुरंग में सफलता मिली है? तो आपका नेपाल को मिली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारत की सहायता से निर्मित की जा रही 900 मेगावाट की अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना की मुख्य सुरंग से सफलता मिल गई है। इसका उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने किया था। इस हेड रेस सुरंग की लंबाई फयाकिसिंदा से पखुवा के निकास तक 11.83 किलोमीटर है और लगभग 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट से अरुण नदी पर निर्मित की जा रही है। 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना एक अफवाह नदी प्रकार की परियोजना है जिसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल एक एशिया का देश है और उसकी राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया हो जाएगी और जो यहाँ के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे और प्रधानमंत्री का नाम है पुष्पकमल दहल और ये यहाँ पर आप मैप दे सकते हो नेपाल का। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया? तो ये आपका हंगरी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री
राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया है। नेशनल यूनिटी ब्रिज राष्ट्रीय एकता पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। 6 केबल रस्सियों द्वारा समर्थित यह केबल स्टैंड पुल 700 मीटर लंबा है। यह पुल दो निकटवर्ती पहाड़ियों को जोड़ता है तथा इसके बीच में कांच का फर्श है। इससे स्लोवाकिया की सीमा से लगे उत्तर पूर्वी हंगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हंगरी की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों मैप के थ्रू। यहाँ पर देखिए आपको होगा भारत और यहाँ पर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका छोटा सा हंगरी देश। अगला क्वेश्चन है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया? तो ये आपका नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने कोच नरसिंह को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। AITA के महासचिव अनिल धूपर ने महिला कोचों के लिए एक नए लाइफ टाइम अचीवमेंट की अवार्ड की घोषणा की है। इसमें पहला पुरस्कार 69वें वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया जाएगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने 2002 में दिलीप बोस के नाम पर प्रतिभाशाली पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार 50,000 रुपये के नगद पुरस्कार के साथ पुणे में 11वीं राष्ट्रीय कोच वर्कशॉप के दौरान प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है जून 2024 में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बन गया? तो आपका SBI म्यूचुअल फंड बन गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। SBI म्यूचुअल फंड भारत में 10 ट्रिलियन रुपए की प्रबंधाधीन परिस्थितियों को पार करने वाला पहला फंड बन गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय कोरोना महामारी के बाद इक्विटी बूम और म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में बढ़ता जागरूकता को जाता है। SBI म्यूचुअल फंड की जो स्थापना है 29 जून 1987 की गई। इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और MD CEO आपके शमशेर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग ECI के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे? आपका 65.79% मत प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों को मिलाकर देश भर में कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया है। इसमें कुल 65.80% पुरुषों ने मतदान किया है, वहीं 65.78% महिलाओं ने वोट डाले, जबकि अन्य कैटेगरी मतदान फीसदी 27.8 रहा है। देश भर में सबसे अधिक मतदान लक्षद्वीप में दर्ज किया गया है, जहां 84.16% मतदान वोट डाले गए हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश का पूर्ण राजधानी घोषित कर दिया गया? तो आपका अमरावती को पूर्ण राजधानी घोषित कर दिया गया है। डिटेल में जान लेते हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक राजधानी बन गई है। 2 जून 2014 को हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और नवनिर्मित तेलंगाना राज्य की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना की राजधानी बन गया था। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई है और राजधानी अमरावती हो जाएगी। और यहाँ के राज्यपाल S अब्दुल नजीर है और मुख्यमंत्री हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन बन गया? तो आपका भारत देश बन गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा है। बीते 5 वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की है। जो 3 देश है सबसे ऊपर, पहले पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर चीन और तीसरे पर है आपका भारत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के लैब ने गैर संक्रमण निपाह वायरस के जैसे कण VLP का विकसित किया? तो आपका केरल ने किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका बुडापेस्ट हंगरी के बुडापेस्ट में हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा की है। इसका पहला संस्करण 11 से सितंबर 2026 तक बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक खेल में दुनिया के शीर्ष रैंक वाले 8 से 16 एथलीट भाग लेंगे, जिनका चयन मुख्य रूप से विश्व रैंकिंग के आधार पर होगा। इसमें 70 देशों के 400 एथलीट प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। इस द्विवर्षीय
प्रतियोगिता में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड पुरुष राशि रखी गई है, जो ट्रैक एवं फील्ड एथलेटिक्स के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुरुष राशि है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 1,50,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों आपका ये यूरोप का देश था। मैं आपको बता दूं, स्लोवाकिया ये यूरोप का देश है और ये वहाँ के राष्ट्रपति है और इनका नाम है पीटर पेलेग्रीनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पीटर पेलेग्रीनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद स्लोवाकिया को स्वतंत्र मिलने के बाद पेलेग्रीनी स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति बने हैं। वे देश के पहली महिला वर्तमान राष्ट्रपति जोजाना कैपोटोवा का स्थान लेंगे और पेलेग्रीना ने 2018 में 2020 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इस देश के बारे में जान लेते हैं। स्लोवाकिया जो देश है दोस्तों यूरोप का देश है, जो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा हो जाएगी और मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रीनी हो जाएंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको हो जाएंगे। देश के बारे में बता देता हूँ आपको, स्थिति कहाँ पर है। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। ठीक, यहाँ पर है आपका भारत और भारत से फिर आप इधर को देखते हो पश्चिम की साइड में, यह होगा आपका स्लोवाकिया जो कि यूरोप का देश है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है। आरबीआई की तरफ से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। यह अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक की जोखिम संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया है। आरबीआई जो है दोस्तों, आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, स्थापना जरूर पूछता है। और इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। गवर्नर शक्तिकांत दास है और जो डिप्टी गवर्नर है दोस्तों एम राजेश्वर राव हो जाएंगे। स्वामीनाथन जेटी हो जाएंगे और टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो आपका 16 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले धन प्रेषण के आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2024 में जो इसकी थीम थी, वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की दिशा में डिजिटल धन प्रेषण। इसे पहली बार 16 जून 2015 को मनाया गया था। दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके इस वीडियो के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, हेमिस तेसेचू महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो आपका लद्दाख में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो किस प्रकार से यह महोत्सव मनाया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर नृत्य किया जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। हेमिस फेस्टिवल या हेमिस स्टेचू लद्दाख के हेमिस मठ में हर साल मनाया जाता है। यह महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। आमतौर पर यह जून या जुलाई में पड़ता है। हेमिस फेस्टिवल तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव के जन्म का जश्न मनाया जाता है, जिन्होंने हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों आपका लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक हासिल किया है। लवलीना ने अपने तीसरे मुकाबले में चीन की ली कियान ने से 2-3 से हार गई थी। लवलीना पेरिस 2024 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली मुक्केबाजों में से एक होगी। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया गया है यह गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका
18 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों को अनूठी विशेषताओं और योगदान को उजागर करना, जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 में जो दोस्तों इसकी थीम थी मुखौटा उतारना, यह पहली बार 2005 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो आपको गुजरात को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं MNRI के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला है। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य की सशक्त बनाना कार्यक्रम को मिला है। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मिली है, जो कि फर्स्ट नंबर पर आता है अपना गुजरात। तीन राज्य इसमें आप देख लेते हैं। पहले नंबर पर हो जाएगा गुजरात, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर हो जाएगा कर्नाटक। पहले पर गुजरात, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर कर्नाटक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली या फिर लाइट बनती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में फिर से किससे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया? तो आपका राजनाथ सिंह को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। तीसरी बार अब की बार राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भाजपा के प्रमुख नेता और पिछली नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक में तीसरी कार्यकाल में कैबिनेट सदस्य के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र शहर कौन सा है? तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो इसकी। डिटेल में जान लेते हैं। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई ने 2023 की चौथी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में साल दर साल सबसे अधिक वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर मनीला और दुबई के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। यह शहर में बढ़ते लग्जरी हाउसिंग मार्केट का प्रमाण है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दुनिया भर के 45 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों की गति को ट्रैक करता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक, जो कि शीशिर बेजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया? तो आपका सिद्धेश साकेरे को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस के अवसर पर यानी कि UNCCD ने जर्मनी के बोन में एक कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों के नामों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के किसान और एंग्रो रेंजर्स के स्थापक सिद्धेश साकेरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। सिद्धेश साकोरे ने अलावा अन्य भूमि नायक ब्राज़ील, कोस्टा रिका और जर्मनी के माली, मोल्दोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे से है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में पूर्व भारतीय फुटबॉल और मशहूर कोच TK चथुन्नी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? तो ये आपका केरल से थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पूर्व भारतीय फुटबॉलर और कोच TK चथुनी का कोची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 79 वर्ष के थे। 1979 में वे केरल की संतोष ट्रॉफी टीम के कोच बने थे। चथुनी ने फुटबॉल माई सोल नामक एक आत्मकथा लिखी थी, जिसमें उन्होंने फुटबॉल से उनके जीवन और करियर पर होने वाले प्रभाव के विषय में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन चुके हैं? तो दोस्तों ये आपका स्मृति मंदाना बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। दोस्तों ये है आपके दूसरे नंबर की महिला बन चुकी है, और पहले नंबर की आपकी यहाँ पर मिताली राज, ये हो जाएंगे आपकी पहले नंबर की, ये आपको याद रखना है। डिटेल में जान लेते हैं पहले इनके बारे में। एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन का मुकाम हासिल कर लिया है। पहले नंबर पर जो है आपकी मिताली राज हो जाएंगी, जिन्होंने 10,868 रन बनाए हैं, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएंगी फर्स्ट नंबर की। अगला क्वेश्चन है भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका सारस सीगर और डेविड चारबोनियो क्या गया, यानी कि दोनों को क्या गया है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हैं दोनों की। डिटेल में जान लेते हैं। 2024 के कावली पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनी विज्ञान में उनके योगदान के लिए 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। खगोल भौतिकी डेविड चारबोनियो और सारा सीगर को दिया गया है। नैनी विज्ञान में रॉबर्ट लेगर, आर्म्ड पॉल एलिविसाटोस और चार्ड मिर्किन को दिया गया है। और तंत्रिका विज्ञान में नैन्सी कन विसर, विनिरक फिरवाल्ड और डोरिक तमासो को दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में और बताता हूँ। कावली पुरस्कार जो होता है दोस्तों, इसका नाम नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेंड कावली के नाम पर रखा गया था। पुरस्कार में जो है $1 मिलियन का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक स्क्रॉल और 7 सेंटीमीटर व्यास का एक पदक शामिल होता है। यह पुरस्कार अमेरिकी स्थिति कावली फाउंडेशन के साथ साथ नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स तथा नॉर्वेजियन शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय की साझेदारी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका सुबैया नाला मुत्थु को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष 2024 के लिए वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नाला मुत्थु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नाला मुत्थु 5 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण 15 से 21 जून तक आयोजित किया गया है। फिल्म महोत्सव 2024 में जो इसकी थीम थी अमृत काल में भारत। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपका गौरव पांडे को किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगी। ये है दोस्तों गौरव पांडे, और जो ये है ये आपके 2023 के पुरस्कार सम्मानित है युवा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार पाने वाले लेखकों के नाम की घोषणा की है। अंग्रेजी में जो है आपका वैशाली को मिला है, और हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है के वैशाली को उनके स्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए, जबकि गौरव पांडे को उनके कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों जो ये है आपके गौरव पांडे, ये आपके केरल के हो जाएंगे। केरल के बारे में जान ले थोड़ा सा। जो केरल की स्थापना है 1 नवंबर 1956 को की गई है, और जो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के पेनाराई विजयन हो जाएंगे, और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और आप देख सकते हो केरल की स्थिति, ये है आपका इंडिया का मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर में हो जाएगा आपका केरल। केरल को मैंने अलग से भी दर्शाया, ये आपको यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन है 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका अपोलिया फसानो इटली के जो शहर है अपोलिया फसानो, यहाँ पर किया जा रहा है। इटली इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा डिटेल में। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक चलने वाला है। अपोलिया के फसानो शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इटली की अध्यक्षता के शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्य सूत्रों में भाग लेने के लिए 12 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इटली के बारे में जान लेते हैं पहले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होंगे। जो इटली है दोस्तों यूरोप का देश हो जाएगा और उसकी राजधानी हो जाएगी यहाँ पर रोम। मुद्रा है यहाँ की यूरो और जो यहाँ के प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी होगी। पीछे हमने इसकी फ़ोटो दिखा दी है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है सर्जियो मैटरेला हो जाएंगे। ये यहाँ पर आप इनका ध्वज देख सकते हैं इटली का। इटली की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों मैप के थ्रू। यहाँ पर है आपका इंडिया और यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो ये आपके चंद्रशेखर पेमासानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो दोस्तों। डिटेल में जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 293 सीट जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 जून को कार्यभार संभाला है। मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 71 मंत्री हैं, जिनमें 31 कैबिनेट मंत्री और 35 राज्य मंत्री है। 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे। इन मंत्रियों में डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्रियों में से एक रूप में सुर्खियों में है, जिनके पास कुल 5,705 करोड़ रुपए की अधिक धन संपत्ति है। शीर्ष 3 अमीर नेता पहले पर है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जो कि टीडीपी पार्टी से हैं और अगले हैं दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि बीजेपी पार्टी से और तीसरे नंबर पर है एचडी कुमारस्वामी जो कि जीडीएस पार्टी से है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए पर पद का नियुक्त किया गया? तो आपका अजीत डोभाल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये देख सकते हो यह फ़ोटो अजीत डोभाल की। डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी है। आईबी प्रमुख रहे डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की जो स्थापना है वो नवंबर 1998 में की गई थी और जो उसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली भारत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपका गुड़ा केस मोती पुरुष और चमारी अट्टापट्टू महिला इन दोनों किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। वेस्टइंडीज़ के बाएं हाथ के स्पिनर गुड़ा केस मोती ने मई महीने में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जीसीपी द्वारा किए गए एक नवीन अध्ययन ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 1980 और 2020 के अनुसार वर्ष 1980 से 20 की अवधि में नाइट्रस ऑक्साइड में उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हुई है। शीर्ष 3 उत्सर्जक देश जो सबसे पहले पर है चीन हो जाएगा 16.7% और भारत हो जाएगा दूसरे नंबर पर 10.9% और तीसरे नंबर पर अमेरिका हो जाएगा 5.7%। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? एलसीएस की है। तो ये आपको संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली एलसीएसएस की शुरुआत आज करके एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है। यह एलसीएसएस प्रणाली निर्यातकों और आयातकों की अपनी घरेलू मुद्राओं भारतीय और रुपये और यूएई दिरहम में वस्तुओं और सेवाओं के लिए चालान और भुगतान करने की अनुमति देगी। यह कदम अमेरिकी डॉलर जैसी मध्यस्थ मुद्राओं का निर्भरता को कम करता है, जिससे लेन देन की लागत और निपटान समय में कमी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा यहाँ पर भारत और यहाँ से आप इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई। अगला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो आपका 15 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। जैसे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन बुजुर्ग व्यक्तियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। वर्ष 2024 में जो उसकी थीम थी दोस्तों, आपात स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों पर
स्पॉटलाइट। दोस्तों आपको थीम ज़रूर याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट होती है आज के टाइम में। पहली बार यह 15 जून 2011 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका PK मिश्रा को किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। IAS डॉक्टर PK मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। PK मिश्रा का पूरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। PK मिश्रा गुजरात कैडर के 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। 2001 से 2004 के दौरान मिश्रा ने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 3 स्टार ग्रांड प्रीमियर प्रतियोगिता 2024 जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन बनी? तो आपका श्रुति वोरा बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी कि जो घोड़ों की रेस होती है उनमें जो फर्स्ट गोल्ड प्राइज जीता है वो आपका श्रुति वोरा ने जीता। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रांड प्रीमियर लीग प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय राइडर घुड़सवार बन गई है। श्रुति वोरा ने स्लोवेनिया की लिपिका में आयोजित CDI 3 प्रतियोगिता में 67.761 अंक हासिल किए हैं। शीर्ष 3 खिलाड़ी जो रहे हैं, पहले पर है आपका श्रुति वोरा जो भारतीय खिलाड़ी है, दूसरे पर है तातियाना एंटोनोका जो कि मोल्दोवा की है, और तीसरे पर है जूलियन जेरिच जो कि ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में PM श्री पर्यटन वायुसेना का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। PM श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी PPO के आधार पर मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ़्लाइट को फ्लैग ऑफ करते हुए इसका शुभारंभ किया है। इस वायुसेना के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएगी। 6 सीटर वाले एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ान भरेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जो उसकी स्थापना है 1 नवंबर 1956 को की है। उसकी राजधानी भोपाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव जी हो जाएंगे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हो जाएंगे। यहाँ पर आप नक्शा देख सकते हो मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोसिया कुटेली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया? तो आपका ज्योति मठ कैंची धाम किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ नगर को नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। इसके अलावा नैनीताल जिले के कोसिया कुटिल तहसील का नाम बदलकर बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम पर रखने का प्रस्ताव को केंद्र को मंजूरी दी गई है। जोशीमठ नगर में 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या पर ज्ञान की प्राप्ति की है और यहीं से आगे चलकर उन्होंने भगवान बद्री विशाल की स्थापना की थी, जो आज 4 धामों में सबसे प्रसिद्ध धाम माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को की गई है। इसकी राजधानी देहरादून हो जाएगी। मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। यहाँ पर आप इनका उत्तराखंड का मैप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन है, जून 2024 में वकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बनेंगे? तो आपका बांग्लादेश के बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान को 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए बांग्लादेश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल जमान को पदभार ग्रहण करने के दिन ही 4 सितारा जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। बांग्लादेश जो है दोस्तों एशिया का देश हो जाएगा। राजधानी यहाँ की ढाका हो जाएगी और मुद्रा टका हो जाएगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद हो जाएंगे। ये आप बांग्लादेश का मैप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN के अनुसार वर्ष 2023 में मई 2024 तक लगभग कितने लोग विस्थापित अवस्था में रहे हैं? तो ये आपका 120 मिलियन रही है, यानी कि 120 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 के शुरुआत से लेकर मई 2024 तक रिकॉर्ड 12 करोड़ लोग वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापित अवस्था में रह रहे हैं। यह लोग प्रताड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और अवस्था के कारण विस्थापित हुए हैं। म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन, कांगो, सोमालिया, हैती, सीरिया और अर्मेनिया वे देश हैं जहाँ संघर्ष और हिंसा के कारण लोग सुरक्षा की तलाश में अन्य स्थान पर चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र
इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे और इसमें जो सदस्य है 193 राष्ट्र यानी कि 193 देश हो जाएंगे। यहाँ पर आप इनका लोगो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट जारी किए हैं? तो आपका ब्रिटेन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगी है आपके चार्ल्स तृतीय की फ़ोटो। पहले इन पर एलिजाबेथ की तस्वीर होती थी। डिटेल में जान लेते हैं। ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लिश रानी एलिजाबेथ की तस्वीर पुराने बैंक नोट को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट जारी किए गए हैं। लोग 30 जून तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदल सकते हैं, जिसकी सीमा 300 पाउंड है। 75 वर्षीय ब्रिटिश सम्राट का चित्र सभी 4 बैंकों GBP 5, 10, 20 और 50 के मौजूद डिजाइनों पर देखेगा, जबकि मौजूदा डिजाइन में कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है। पॉलीमर बैंक नोट जिन पर दिवंगत मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र है वे वैध मुद्रा बने रहेंगे और एक नए चार्ल्स तृतीय नोटों के साथ साथ प्रचलन में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ़ की खोज की? तो आपका यूरोप की एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पर मंगल पर बर्फ़ की जो खोज की है यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। डिटेल में जान लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास विशाल थारिस ज्वालामुखियों पर जमे हुए पानी वाटर फ्रोस्ट का पता लगाया, जबकि यह क्षेत्र काफ़ी गर्म माना जाता है। यहाँ पर पानी का जमना मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को बदलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पहाड़ों की चोटियाँ आमतौर पर मैदानों की तुलना में अधिक ठंडी नहीं होती, लेकिन नम हवा संघनित होकर बर्फ़ में बदल सकते, जैसा कि पृथ्वी पर होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया हुआ है? दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर? उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील, श्रीलंका या फिर म्यांमार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर है उज्बेकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे डस्टलिक है 2024 जो उसका संस्करण था वो 5वां संस्करण था। आयोजन जो स्थल है वो टर्मेज जिला जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना था। उज्बेकिस्तान जो है एशिया में पड़ता है, एशिया का देश है। जो इसकी राजधानी है ताशकंद है और जो मुद्रा है वो सोम है और जो उसके राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव है। तो दोस्तों ये एक मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद अंडर-20 राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नारायणपुर छत्तीसगढ़, पणजी गोवा, पानीपत हरियाणा या फिर बिदर कर्नाटक? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नारायणपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। डिटेल में अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण की 12 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन ग्राउंड में शुरुआत हुई थी। जो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है मैं आपको बता देता हूँ 1 नवंबर 2000 में हुई है और जो इसकी राजधानी वो रायपुर है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के विष्णुदेव साय है। गवर्नर जो बात करें, गवर्नर है यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक लॉ एंड रिप्यूचुलिटी को किसने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड को किसने लिखा? तो सही आंसर बताए दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर है आपका प्रोफेसर रमन मित्तल, डॉक्टर सीमा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने यह पुस्तक लिखी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़, वो इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। डिटेल में अगर हम बात करें इसमें, डॉक्टर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक जो 2024 में जारी की गई है। यह पुस्तक कानून और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध के बारे में है तथा यह बताती है कि आध्यात्मिकता किस प्रकार कानूनों और कानूनी प्रणालियों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। मैंने यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी है, मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि हमने लिखे हैं इसमें। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके रचयिता है सैम पित्रोदा। अगली पुस्तक है हमारी फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम ए बायोनड, जिसके रचयिता है एस रमन। अगली पुस्तक है संस्कृति के आयाम, जिसके रचयिता है मनोरमा मिश्रा। नेक्स्ट पुस्तक है डबलिंग इन डिप्लोमेसी, जिसके रचयिता है एच डी मुनी। नेक्स्ट पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, जिसके रचयिता है संजीव जोशी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन डकस कनाडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा
डॉक्टर गगनदीप को। यहाँ पर इनकी फोटो लगी है, आप देख सकते हैं। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट तथा बिल एंड मलेडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल हेल्थ की निदेशक डॉक्टर गगनदीप को 2024 के प्रतिष्ठित जॉन डर्कस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जॉन डर्कस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दुनिया के उन अग्रणी शोधकर्ताओं को मान्यता देता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरस्कार और सम्मान से मैंने इसमें कुछ फैक्ट रखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2023 में दिया गया है, तो वो किसको मिला है? विनीत जैन को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 जो कि मीना चरदा को मिला है। नेक्स्ट है टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार किसको मिला है? विजय जैन को, यही यहाँ पर है। नेक्स्ट है 2024 एबल पुरस्कार किसको मिला है? मिशेल टेलाग्रेड को। अगला है पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान संस्कार पुरस्कार बिनप अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? तो सही आंसर होगा आपका मुंबई भारत, तेहरान ईरान, टोक्यो जापान या फिर बिश्केक किर्गिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। किर्गिस्तान के बिश्केक में यह कुश्ती आयोजित की गई है। डिटेल में अगर हम बात करें, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 11 से 16 अप्रैल तक जो कि चली थी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की जा रही है। किर्गिस्तान जो है एशिया का देश है, जो उसकी राजधानी है बिश्केक। यहाँ की जो मुद्रा है वो सोम है, जो राष्ट्रपति यहाँ के सादिर जापरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली बार किस देश ने लेडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद का नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है ब्राजील, चीन, रूस या फिर ब्रिटेन। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब है आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इनकी। डिटेल में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो क्या है, ब्रिटेन ने लेडी कैमरून को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन जो है यूरोप का देश है, जो इसकी राजधानी है वो लंदन है। मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर ऋषि सुनक हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। रूस ने अप्रैल 2024 में अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। डिटेल में अगर हम बात करें, रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण रूस के सुदूर पूर्व में वस्तोचनी कॉस्मोड्रोम में किया गया है। अंगारा A5 का उद्देश्य रूस के प्रोटॉन लॉन्चर को सफल बनाना है। रूस जो है पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया का देश है। राजधानी जो है इसकी मॉस्को है, और जो यहाँ की मुद्रा है वो रूबल है, और जो यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2024 में जलियांवाला बाग नरसंहार त्रासदी के कितने पूरे वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 105 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डिटेल में अगर हम बात करें, 2024 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 105वीं वर्षगांठ है। जलियांवाला बाग नरसंहार जिले अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुई एक घटना थी। उस दिन ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक भीड़ पर गोलीबारी की थी, जिसमें बच्चों सहित कई सौ लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है सिक्किम में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें 17,000 फीट की ऊंचाई पर खतरों को बेअसर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। सिक्किम भारत का राज्य है, और जो इसकी स्थापना है 1975 में की गई है। यहाँ की जो राजधानी है गंगटोक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे प्रेम सिंह तमांग होंगे, और जहाँ के राज्यपाल है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान हमारा भारत का था विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। डिटेल में अगर हम बात करें, भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंक है। इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं, पहले पर है रूस, दूसरे पर है यूक्रेन और तीसरे पर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपी चंद थोटाकुरा। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हैं। एंड डिटेल में अगर हम बात करें,
जैव बोजेस के स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिनल ने हाल ही में अपने NS-25 मिशन में जाने वाले 6 लोगों की क्रू का खुलासा किया है। गोपीचंद इस क्रू का हिस्सा होंगे। यह दल एक यात्रा पर निकलने वाला है जो उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से परे ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन EV निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिट्रोएन। आप यहाँ पर इस गाड़ी भी देख सकते हैं सिट्रोएन कंपनी की। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन ने EV3 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV के निर्यात की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें यह भारत में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों EV का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। सिट्रोन इस C3 सुविधाजनक चार्जिंग विकल्पों के साथ द्वारा प्रमाणित 320 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा आपका कमांड अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी, कमांड अस्पताल, जो कि पुणे में है। डिटेल में अगर हम बात करें, कमांड हॉस्पिटल पुणे देश भर में पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट खरीदने और सफलतापूर्वक संचालित करने वाला पहला भारत सरकारी अस्पताल बन गया है। पीजे इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका यूसुफ रजा गिलानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यूसुफ रजा गिलानी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देखकर पहचान सकते हो। डिटेल में अगर हम बात करें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो पाकिस्तान है एशिया का देश हो जाएगा और जो यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मुरारी लाल का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका पर्यावरणविद, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, पपड़ियाण गांव उत्तराखंड निवासी और चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पर्यावरणविद मुरारी लाल 91वें वर्ष के निधन हो गया है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल को। डिटेल में अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दुनिया दिवस भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर पहली अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को स्मरण किया जाता है। वर्ष 2024 में विषय वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहन करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में ओजे सिम्पसन का 76 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया, ये कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका अभिनेता, फुटबॉलर, ए बी दोनों। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अभिनेता भी थे और एक फुटबॉलर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इगमार डी वोस को। डिटेल में अगर हम बात करें, 9 अप्रैल 2024 को इंटरनेशनल इक्विस्ट्रियन फेडरेशन के अध्यक्ष बेल्जियम के इगमार डी वोस को 48वीं महासभा के दौरान एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय महासंघों का संघ स्थापना जो है इसकी 30 मई 1983 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय वो लुसाने में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर ड्रोन माटा रे किस देश ने लॉन्च किया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। डिटेल में अगर हम बात करें, माटा रे परियोजना का लक्ष्य एक मानव रहित पानी के नीचे चलने वाला वाहन विकसित करना है जो बिना किसी सहायता या साइट पर रखरखाव की आवश्यकता के लंबे समय तक काम कर सके। इसका डिजाइन डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोटेक्ट एजेंसी ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करें, और चैनल पर नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।